आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ravi.net स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम एक नए चैप्टर और एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। हम समय और दूरी के इस चैप्टर में हम इससे संबंधित कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, इसके टर्म्स को जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं चाल के बारे में। चाल, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। तो चाल क्या होता है? इकाई समय में तय किए गए दूरी को हम चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी होता है, तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब चाल है, इसका मात्रक होता है, इसका मेजरमेंट होता है, नापा जाता है। तो चाल का मात्रक होता है जिसको हम यूनिट के रूप में भी जानते हैं। चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा भी बोलते हैं इसको, या इसको हम एक दूसरा मात्रक होता है, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे तो किस तरह बदलेंगे हम? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम 0 0 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 5/6 3 जा 18, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप जब क्वेश्चंस आएंगे और उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो स्पीड चाल और आंसर लाना हो मीटर पर सेकेंड में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहां पे क्या जाने, चाल क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी, इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणे समय। इससे संबंधित कुछ और टर्म्स को जानते हैं। इसमें आएगा वेग। वेग को हम वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। वेलोसिटी कहते हैं। वेग क्या होता है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट एक है और ये क्या है, एक पाथ पे चल रहा हो, ये पाथ है हमारा, ये एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अगर ये एक पाथ पे चल रहा हो तो अगर इसका डायरेक्शन ए दिशा से बी दिशा की ओर होगा तो इसके वेग को हम ए बी और उसके ऊपर एक चिन्ह लगाएंगे एरो का। ये है वेक्टर का चिन्ह कहलाता है। जो एरो होता है इसको हम बोलते हैं एरो। एरो को हम ये एरो कहलाता है वेक्टर। तो एरो ये बताता है कि वस्तु की दिशा किस ओर है, ए से बी की ओर है, तो इसको हम ए बी के ऊपर वेक्टर के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो वेग क्या होता है? निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम वेग कहते हैं।
और इसके टर्म्स हैं आपेक्षित वेग, वेग आएगा और आपेक्षित वेग। आपेक्षित वेग, आपेक्षित वेग को हम जानते हैं, कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षित वेग क्या होगा, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको उसमें आपेक्षित वेग होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो इसको हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आपेक्षित वेग क्या होता है, अगर कोई पाथ है, अगर हमारा कोई ये पाथ है और इस पाथ पर दो वस्तुएं गतिमान हो, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, इसके पॉइंट्स हैं ए और बी, दो वस्तुएं हैं ए और बी है, और ये दोनों वस्तुएं जब एक ही दिशा में गति कर रही हों, एक ही दिशा में चल रही हों, तो इस वस्तु का डायरेक्शन ए से बी की ओर है और इसका भी डायरेक्शन दूसरी वस्तु का ए से बी की ओर है, दोनों की दिशा एक ही हो। तो आपेक्षित वेग क्या होगा, एक ही दिशा में कोई भी वस्तु, कोई दो वस्तुएं जब एक ही पथ पर एक ही दिशा में गतिमान हो तो इनका आपेक्षिक चाल आपस में घट जाएगा, आपेक्षित। और जब दोनों वस्तुएं एक ही पाथ पर विपरीत दिशा में गतिमान हो, दो विपरीत दिशा में चल रही हो, तो इनका आपेक्षित वेग आपस में जुड़ जाएगा। आपेक्षित वेग क्या होगा, वस्तु की दिशा एक ही हो, वस्तु की दिशा, एक ही पाथ पर वस्तु की दिशा एक हो, मतलब एक ही दिशा में वस्तु गतिमान है, तो क्या होगा, इनका आपेक्षित वेग जब निकालेंगे हम, इनका आपेक्षित वेग दोनों की चालों का अंतर होगा, दोनों वस्तुओं की चालों का अंतर, दोनों वस्तुओं की चालों का अंतर, इन दोनों वस्तुओं की चाल आपस में घट जाएगा, या इसको बोलेंगे स्पीड 1, और ये निशान लगा है स्पीड 1 और ये सिंबल है स्पीड 2। इसका मतलब है जिसकी स्पीड ज्यादा होगा और उसमें से कम वाला स्पीड घट जाएगा। वस्तुओं की दिशा, वस्तुओं की चाल की दिशा विपरीत दिशा में हो, वस्तुओं, ये कह दीजिए वस्तुओं की चाल की दिशा एक ही दिशा में हो, वस्तुओं की चाल एक ही दिशा में हो, वस्तुओं की चाल एक ही दिशा में हो, वस्तुओं की चाल एक ही दिशा में होगा तो अपेक्षित वेग आपस में, दोनों की चाल आपस में घटेगा, और वस्तुओं की चाल विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो इनका अपेक्षित चाल कैसे होगा, निकलेगा। अब ये हमारे ये पाथ है, ये वस्तु है एक और दूसरा वस्तु है बी है। अब ये दोनों वस्तु क्या है, विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा मतलब ये एक वस्तु इधर चल रहा हो और ये दूसरा वस्तु इधर से इधर चल रहा हो, तो इनका अपेक्षित वेग क्या होगा, अपेक्षित वेग आपस में जुड़ जाएगा। तो दोनों वस्तुओं की अपेक्षित वेग क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, दोनों की चालों, दोनों वस्तुओं की चालों का योग होगा, दोनों वस्तुओं की चालों का योग होगा, अर्थात स्पीड a1 और स्पीड 2 दोनों का स्पीड आपस में जुड़ जाएगा। इसमें रेलगाड़ी और गाड़ी संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, तो उनसे संबंधित कुछ फार्मूले के बारे में जानते हैं। किसी गाड़ी या रेलगाड़ी से संबंधित कुछ हम फार्मूले के बारे में जानते हैं। कोई गाड़ी या रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति, वस्तु
या स्थान को जब पार करता हूं, पार करने में लगा समय, किसी गाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या खंभा कहें जिसे हम, खंभे को जब पार करेगा तो पार करने में लगा समय, करने में लगा समय। जैसे कोई पाथ हो और इस पाथ पर क्या है, कोई गाड़ी गतिमान हो, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है और ये पाथ पर चल रही है, और इस पाथ पर क्या है, कोई खंभा हो, इस खंभा हो, तो इसको पार करने में लगा समय निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, इसको पार करने में लगा समय, तो इसको निकालेंगे जब हम, तो लिखेंगे हम गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की जो लंबाई होगा अपान गाड़ी की चाल। गाड़ी करने में लगा समय, गाड़ी की लंबाई अपान गाड़ी की चाल। अगर कोई रेलगाड़ी होगा, रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब उसमें कितना समय लगेगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किसी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में लगा समय निकालना होगा। तो किस प्रकार निकालेंगे हम, अगर कोई पुल होता है, अभी हमारा रेल ट्रैक है और रेल ट्रैक पे इधर ये हमारा पुल आ गया, ये इस पे पुल है, ये रेल का ट्रैक है और इस ट्रैक पर एक पुल है, ये पुल है। और इस पे क्या है, एक रेलगाड़ी चल रही है, इस पे चल रही हो, तो इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पुल को पार करने का मतलब है कि ये ट्रेन का जो पूरा हिस्सा हो, इसके आखिरी छोर तक को क्रॉस कर जाए, चाहे ये प्लेटफार्म हो या पुल हो। तो इसको रेलगाड़ी द्वारा इसको पार करने का मतलब ये होगा कि रेलगाड़ी यहाँ से आते हुए और इसके लास्ट पोर्शन तक इससे बाहर निकल जाए। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई होता है और इस प्लेटफार्म का भी लंबाई होता है, इन दोनों लंबाई का योग में इसकी चाल को हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको पार करने में लगा समय निकल जाएगा। तो किसी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म या पुल को पार करने में लगा समय है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ देंगे प्लेटफार्म या पुल की लंबाई को, पुल या प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड कर देंगे और उसमें हम इस रेलगाड़ी की चाल से डिवाइड कर देंगे, रेलगाड़ी की चाल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में कितना, प्लेटफार्म या पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।